नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने इस सीरीज़ में 4 पार्ट पढ़ लिए थे विद्युत के। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, उसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, उनके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत से रिलेटेड कुछ उपकरण जो भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। जैसे मैं बात करूँ विद्युत बल्ब की, अमीटर की, वोल्ट मीटर की, तो आओ हम आज स्टार्ट करते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी विद्युत उपकरण। आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 5वां है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत बल्ब क्या होता है। जो हमारे घरों में लगा होता है वही होता है विद्युत बल्ब, यानी विद्युत के द्वारा चलने वाला बल्ब। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो बल्ब होता है उसके अंदर का तंतु, उसे क्या बोला जाता है? फिलामेंट। अंग्रेजी में पूछा जाए तो उसे बोला जाता है फिलामेंट। अब पूछा जाता है ये किसका बना होता है, इसका गलनांक कितना होता है। तो ध्यान देना, विद्युत बल्ब यानी इसके अंदर एक पतला तार होता है। आप सब देखना घर पे जाके, विद्युत बल्ब है उसमें ऐसा पतला तार लगा हुआ होता है, यानी ये विद्युत बल्ब है और इसमें ये ऐसे पतला तार लगा होता है, ये वाला, ये पतला तार, जिसे क्या कहा जाता है? फिलामेंट। यानी मैं बात करूं फिलामेंट की तो उपयोगी पॉइंट है इसके फिलामेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है तंतु। पूछा गया क्वेश्चन है कि ये तंतु होता है वह किसका बना होता है, यानी कौन सी धातु का बना होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस धातु का फिलामेंट या तंतु बना होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए। पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन धातु होती है, टंगस्टन धातु। अब मैं बात करूं टंगस्टन धातु, उसका प्रतीक कितना होता है? उसका प्रतीक क्या होता है? W होता है। फिर पूछ लिया जाता है इसका गलनांक, यानी इस टंगस्टन धातु का गलनांक, यानी जो अंदर लगा हुआ है उसका गलनांक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है इसका गलनांक बिंदु। यानी जब बल्ब के तंतु का तापमान अगर 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वो क्या हो जाता है? गलना स्टार्ट हो जाता है। यानी मैं बात करूं टंगस्टन का गलनांक, इसके अंदर जो लगा है उस तंतु का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त तप्त स्थिति में बल्ब के तंतु का गलनांक कितना होता है। ऑप्शन में 3500 मिलेगा, 90% स्टूडेंट 3500 करके आएंगे। क्यों? उनके यही फैक्ट पढ़ रखा है कि बल्ब के तंतु का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लाल तप्त स्थिति, लाल तप्त स्थिति, तप्त स्थिति, इस स्थिति में इस बल्ब का गलनांक कितना होगा। यानी जब बल्ब एकदम लाल तप्त स्थिति हो जाए उस समय इसका अगर पूछ लिया जाए 1500 डिग्री सेल्सियस, पूछा गया क्वेश्चन है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस के क्या होता है? मध्य होता है, जब लाल तप्त स्थिति हो किसकी? विद्युत बल्ब की। तो हमने बात की है एक उपकरण विद्युत बल्ब की। एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं, विद्युत बल्ब के अंदर का तंतु टंगस्टन का बना होता है, उसका प्रतीक W होता है, और गलनांक की मैं बात करूं 3500 डिग्री सेल्सियस। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब रक्त तप्त या लाल तप्त स्थिति तो इनका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 के बीच। एक बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया। मैं दूसरे विद्युत उपकरण की बात करूं जो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, फ्यूज। तो जो घरों में फ्यूज लगे होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि जितनी आपको करंट चाहिए, जितनी आपको विद्युत धारा चाहिए, उससे अधिक धारा आ जाती है अति भारण की स्थिति में। जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस समय हमको करंट से बचाने के लिए जो फ्यूज लगे जाते हैं वो गलकर टूट जाते हैं, तब हम करंट से बच जाते हैं। यानी फ्यूज लगा होता है अति भारण की स्थिति को रोकने के लिए, यानी जब धारा की मात्रा आवश्यकता से अधिक आ जाती है तब फ्यूज क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो मैं बात करूं, यह भी पूछा गया है फ्यूज तार किसका बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज तार होता है शीशा। ध्यान देना, फ्यूज तार बना होता है शीशा। शीशा जिसका प्रतीक लेड, जिसका प्रतीक PB,
अब एग्जाम में यहाँ से जब हम कार्बन तथा कार्बन के अप्रूप पढ़ेंगे तो पूछ लिया जाता है सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा। ये अच्छा क्वेश्चन है। सीसा पेंसिल में, सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा, शीशे की प्रतिशत मात्रा शून्य होती है, ध्यान देना। तो पेंसिल की नोक में कौन होता है हम आगे पढ़ेंगे, ग्रेफाइट, जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बन और उनके अपरूप में। तो शीशे की पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट अधातु होती हुई भी विद्युत का क्या होता है, चालन करने वाला। मैं बात करूं शीशा, लेड तथा टिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके परसेंटेज भी आपको याद करने पड़ेंगे। इतने प्रतिशत लिया जाता है लेड लिया जाता है 37 और टिन लिया जाता है 63। इन दोनों का प्रतिशत इतना ही मिलाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो सकती है, फ्यूज प्राप्त होगा। और कभी कभार फ्यूज तार में इन दो के अलावा एक और ले लिया जाता है, कॉपर। मैं बात करूं कॉपर की, जिसका प्रतीक है Cu। और फ्यूज तार का निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध होता है। गलनांक निम्न होगा तभी आसानी से गल जाएगा, और प्रतिरोध उच्च होगा तभी अधिक धारा को ग्रहण कर पाएगा। तो याद रखना, ये भी कथन के रूप में पूछ लिया जाता है, काफ़ी किताबों में अलग दे रखा है। अमीटर, यह एक विद्युत धारा को, प्रवाह को मापने का यंत्र है, यानी किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान हेतु अमीटर का उपयोग किया जाता है। हमें केवल इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन याद रखना है। अमीटर है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम क्या होता है, यानी उस परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है, उस परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो 3 हमने पढ़ लिए, चौथा हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, चौथा हम क्या पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के कारण विभवांतर, यानी विभवांतर के कारण धारा, अगर विभवांतर नहीं है तो धारा का अस्तित्व नहीं है। तो किसी भी परिपथ में विभवांतर को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। किसका, वोल्ट मीटर का। इसे परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अमीटर का अभी मैंने बताया था, याद रखना दोनों का, अमीटर श्रेणी और वोल्ट मीटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोल्ट मीटर समांतर क्रम संयोजन में, कौन से क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर और अमीटर श्रेणी क्रम में। अब मैं बात करूं विद्युत हीटर की, ये एक विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वो हम अभी पढ़ेंगे, उसी सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसकी जो कुंडली होती है, इसकी कुंडली, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी विद्युत हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, इसकी कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। आगे हम पढ़ेंगे धातु अधातु, वहाँ में मिश्र धातु हम पढ़ेंगे। इसकी कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, इसकी कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। तो हमने मोस्टली उपकरण पढ़ लिए विद्युत। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसका केवल और केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव में इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे शेल क्या होते हैं, प्राथमिक शेल, द्वितीयक शेल। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इसमें आपको केवल एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले बेस पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। H बराबर I²RT, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आप ऊष्मा निकाल सकते हो। जो विद्युत उपकरण ऊष्मा भी देते हैं वह कहलाते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। मैं बात करूं H की, यहाँ पे H क्या है, ऊष्मा, और I क्या है, विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा, और R क्या है, प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध, और T क्या है, समय। T क्या है हमारे पास, समय। यानी I तो है धारा, R है प्रतिरोध, T है समय और H है ऊष्मा।
तो इन सब फॉर्मूले में अगर आपको पूछ लिया जाए, ऊष्मा दे दी जाए और धारा पूछ ली जाए, तो ये फॉर्मूला लगाना है। आई अपने जगह पे H/RT और I बराबर √H/RT। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला जब धारा पूछे और ऊष्मा साथ में दे दी जाए। तो अब हम इसी के ऊपर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर। तो अब हम करेंगे एक आंकिक प्रश्न विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, किसी 4 ओम के प्रतिरोध से, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो वैसे वैसे राशि लिखते जाओ, किसी 4 ओम के प्रतिरोध से, यानी यहां से हमें पता चल गया प्रतिरोध कितना गिवन है, R प्रतिरोध है गिवन 4 ओम। कितना ओम? 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड, यहां से क्या स्पष्ट है, प्रति सेकंड यानी टाइम, यानी आपको समय भी गिवन है, समय t प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड आपको समय दे रखा है। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, h की वैल्यू भी आपको गिवन है, ऊष्मा यानी h, हीट यानी ऊष्मा भी आपको क्या है, गिवन है, हो रही है। तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ऊष्मा आपको गिवन है 100 जूल। कौन से जूल, कितने जूल, सॉरी 100 जूल। और आपको ज्ञात करना है विभवांतर। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। विभवांतर हम चाहते हैं तो ओम के नियम से भी हम निकाल सकते हैं, V बराबर IR, लेकिन वहां पे हमें I यानी धारा नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं विभवांतर का आप सीधा फॉर्मूला लगाते V बराबर IR, तो इस फॉर्मूले में आपके पास R गिवन है, I गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊष्मा दे रखा है, कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है जिससे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊष्मा का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, H बराबर I²RT। ये फॉर्मूला है आपके पास अगर, तो आप इस फॉर्मूले से धारा निकाल सकते हो और विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध हमारे पास है, धारा आ जाएगी तो हम क्या निकाल देंगे, विभवांतर। यानी H हमारे पास है, I कितना है, I हमें निकालना है, सॉरी I हमें निकालना है, H कितना दे रहा है 100 जूल, I² हमें वैल्यू निकालनी है, इंटू R यानी प्रतिरोध 4 इंटू समय 1 सेकेंड। अब हमें निकालनी I की वैल्यू, I अपने स्थान पे पड़ा है, I² 100/4 इंटू 1, कितनी बार हो जाएगा 25, I बराबर √25। तो इसकी I की वैल्यू क्या आएगी, ±5। तो धारा हमें क्या लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो 5 हमारे पास क्या आ गई, I की वैल्यू आ गई। तो मैं इस फॉर्मूले के अंदर V बराबर IR, इसमें I की वैल्यू कितनी है 5 इंटू प्रतिरोध कितना है 4 ओम, कितना ओम 4 ओम। तो V बराबर कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो उस परिपथ में विभवांतर कितना होगा 20 वोल्ट। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं विद्युत सेल में, एक तो होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल, यानी प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। इससे केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनोड के रूप में क्या लिया जाता है, कैथोड के रूप में क्या लिया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लिया जाता है, कैमरे में कौन सा सेल प्रयुक्त किया जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और प्राथमिक सेल के लिए कौन सा कथन सत्य है, द्वितीयक के लिए कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूं विद्युत सेल की, तो सेल 2 प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। अब पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल के बारे में। तो मैं बता दूं प्राथमिक सेल की मुख्य विशेषताएं होती है, पहला होता है एक बार प्रयोग लिया जाता है, एक बार उपयोग में लिया जाता है, इस प्रकार के सेल को एक ही बार उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। ये मुख्यतः इनके प्रकार है 3 और 3 6, इससे भी और होते हैं, लेकिन जो मोस्टली उपयोगी है हमारे लिए एग्जाम में पूछे जाने लायक, मैं उन्हीं का अध्ययन करवाऊंगा आपको। सेल है जिसमें से पहला सेल है मरकरी सेल, एक सारणी के माध्यम से, जिससे आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो पूछा जाता है एग्जाम में, मरकरी सेल में एनोड पे कौन होता है, एनोड हमेशा होता है धनात्मक चिन्ह, किसका चिन्ह होता है,
धनात्मक और कैथोड होता है ऋणात्मक चिन्ह। मरकरी सेल में एनोड पे होता है जिंक और पारा Hg यानी मरकरी, जिंक और मरकरी होता है इसके एनोड सिरे पे। अगर कैथोड की बात करें पेस्ट ऑफ HgO, मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट और साथ में होता है कार्बन, यानी मरकरी ऑक्साइड का पेस्ट और साथ में क्या होता है कार्बन। और विद्युत अपघट्य के रूप में एक क्षार लिया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षार लिया जाता है? प्रबल क्षार। इसका उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरे में मरकरी शेल का उपयोग किया जाता है, जिससे ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इस कैमरे में जो सेल होते हैं वो मर्क्यूरिक सेल होते हैं। कौन सा सेल होता है? मर्क्यूरिक सेल। मैं बात करूं लेक्लांसी सेल की, लेक्लांस सेल ये होता है जिंक, यानी इसका एनोड बना होता है जिंक का। और कैथोड की बात करूं तो ये बना होता है कैथोड यानी कार्बन से। किससे बना होता है? कार्बन से। और यहां से पूछा गया क्वेश्चन है कि लेक्लांसी सेल में पेस्ट के रूप में क्या भरा जाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस अमोनियम क्लोराइड का अन्य नाम जिसे बोला जाता है नौशादर। क्या बोला जाता है? नौशादर। ये होता है टेलीफोन। पुराने ज़माने में टेलीफोन यूज कर रहे थे ना, यानी फ़ोन आने वाला लैंडलाइन फ़ोन, टेलीफोन जिससे आप उठा के बात कर रहे थे, वो टेलीफोन में कौन से सेल होते थे? लेक्लांसी सेल। मैं बात करूं वोल्टीय सेल की, इसमें भी जो जिंक होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एनोड की तरह। और जो कैथोड पे होता है कॉपर होता है। क्या होता है कैथोड पे? कॉपर। और विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है तनु H2SO4। क्या भरा जाता है? तनु H2SO4। ये जो हमारे घरेलू वस्तु हैं उसमें उपयोगी है। डेनियल सेल की बात करूं मैं तो इसका जो एनोड बना होता है वो भी किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का। और इसका कैथोड बना होता है कॉपर का। और पेस्ट की बात करूं विद्युत अपघट्य के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघट्य के रूप में क्या लेते हैं, केवल कथन के रूप में पूछते हैं तो ZnSO4, साथ में याद रखना कॉपर सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। और इसमें जो घरेलू वस्तुएं हैं इन्हीं में उपयोग किया जाता है। मैं बात करूं शुष्क सेल की, शुष्क सेल में एनोड बना होता है जिंक का। जिंक पे कौन होता है? जिंक होता है एनोड सिरे पे और कैथोड सिरे पे होता है कॉपर। ज़्यादातर कॉपर होता है कैथोड पे और ज़्यादातर एनोड होता है जिंक पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है विद्युत अपघट्य के रूप में। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में। और जो बैटरियां होती है घरेलू उसमें कौन सा उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेल का उपयोग। ये है गैल्वेनिक सेल। जिंक होता है एनोड पे और कैथोड पे होता है कॉपर। और मैं बात करूं विद्युत अपघट्य के रूप में जिंक सल्फेट का विलयन लिया जाता है। यानी प्राथमिक सेल को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है DSLV। मुख्य रूप से ये आता है एग्जाम, DSLV। डी से जाओगे डेनियल सेल। कहाँ जाओगे? डेनियल सेल। एस पे शुष्क सेल, शुष्क सेल। वी एल पे जाओगे तो लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल। वी पे जाओगे तो वोल्टीय सेल। कौन सा हो जाएगा? वोल्टीय सेल। प्राथमिक सेल है DSLV है। क्या है? DSLV। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। क्या होता है द्वितीयक सेल? हमने प्राथमिक सेल पढ़ा था कि प्राथमिक सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को केवल किस में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा में। पुनः रासायनिक ऊर्जा से वापस विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए प्राथमिक सेल का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है। यानी मैं बात करूं प्राथमिक सेल की तो प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं कर सकते। और अगर मैं बात करूं द्वितीयक सेल की तो इन्हें आप पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी पुनः चार्ज कर सकते हैं। बात करूं सेकेंडरी सेल जिसे कहा जाता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, इसके भी उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। और पूछे भी जाते हैं कि डिजिटल कैमरे में कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं इनके सिद्धांत की बात करूं, पूछा जाता है कथन के रूप में कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से पुनः कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। यानी मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रक्रम जहां हम पहले थे वापस वहां आ सकते हैं, तो वो प्रक्रम कौन सा होता है? उत्क्रमणीय। कौन सा प्रक्रम होता है साथियों?
उत्क्रमणीय यानी जो दोनों दिशाओं में अग्र दिशा तथा पश्च दिशा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीयक शेल में जो अभिक्रियाएं होती है उत्क्रमणीय होती है। कौन सी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस प्रकार के सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित का अर्थ यही हुआ कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हमेशा क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब मैं बात करूं इन सेलों के उदाहरण की, तो इन सेलों का उदाहरण है, 3 उदाहरण है मुख्य रूप से। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल जो बैटरियों में, गाड़ियों की बैटरियां होती है उसमें होता है और इसमें भरा जाता है, ध्यान देना, इसमें भरा जाता है पेस्ट के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सीसा संचायक सेल की मैं बात करूं तो इसके जो एनोड सिरा होता है जो हमेशा क्या होता है? धनात्मक, और जो कैथोड सिरा होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक। एनोड सिरे पे होता है लेड यानी सीसा, क्या होता है? सीसा। और जो कैथोड पे होता है लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। और इनका उपयोग इन्वर्टर, जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं उसमें अगर आपको पूछ लिया जाए, सेकेंडरी सेल का उपयोग किया जाता है। क्यों? ध्यान देना, इन्वर्टर में जो सेल होते हैं पुनः आवेशित कर सकते हैं, एक बार ऐसे नहीं कि एक बार उपयोग किया और उनका बाद में उपयोग ही नहीं किया, यानी यूज एंड थ्रो होता है केवल प्राइमरी सेल में। तो इनका उपयोग इन्वर्टर और गाड़ियों में होते हैं ना, ये होते हैं जो बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं छोटे वाली, वो उनमें सेल आवेशित भी हो जाते हैं। तो निकल कैडमियम सेल, ये इंपॉर्टेंट है, निकल कैडमियम सेल में एनोड किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। किसका बना होता है? कैडमियम का बना होता है। और कैथोड की बात करूं, निकल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। किसका होता है? निकल हाइड्रोक्साइड। और उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में, वेरी इंपॉर्टेंट, निकल कैडमियम सेल का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। और लिथियम आयन, इसका जो एनोड बना होता है कार्बन में, सारणी के माध्यम से बता रहा हूं जिससे आप भूल नहीं पाओगे, केवल सारणी याद करनी है। एनोड पे कौन होता है? कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन। और कैथोड पे पूछ लिया जाए कि कैथोड पे कौन होता है, तो कैथोड पे होती है लिथियम मेटल ऑक्साइड। लिथियम धातु का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। और जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं आजकल, तो डिजिटल कैमरों में उपयोग किए जाने वाले सेल जो होते हैं लिथियम आयन के सेल होते हैं। किसके होते हैं? लिथियम आयन के सेल। तो आज की क्लास में हमने दैनिक जीवन में विद्युत उपकरण, यानी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाले विद्युत उपकरण, फिर हमने पढ़ा था विद्युत सेल क्या होता है, और उनके 2 प्रकार पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने प्राथमिक सेल, दूसरा पढ़ा था द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार के सेल का उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है, यानी यूज एंड थ्रो। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेल की, तो इस प्रकार के सेल को आप आवेशित करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, उससे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा। अनवीरा एजुकेशन जो जल्द ही आपके लिए लेके आ रही है BSTC का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और मेरी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र क्या होता है, इनके बारे में सामान्य जानकारी। धन्यवाद।